और हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के सियासी बहरान पर जो लगातार बना हुआ है और मुश्किलें कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत की बढ़ती ही जा रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मंगल तक इस पर स्टे लगाया है कि कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता है, तो क्या ये 3 दिन कांग्रेस के लिए कोई बोनस की तरह साबित हो सकते हैं या फिर सिचुएशन इसी तरह से बनी रहेगी? इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, पहले आप। देखिए विशा जी, जैसे कि दत्ता साहब कह रहे थे ब्रेक से पहले कि क्या जो पार्टी का व्हिप है क्या वो प्रदेश की सीमा से बाहर भी लागू होता है, तो हाँ ये बिल्कुल लागू होता है। ये पार्टी का व्हिप है और हम लोकसभा में भी राज्यसभा में देखते रहते हैं कि अभी संसद सत्र चल रहा है तो बीजेपी ने व्हिप जारी कर रखा है अपने पार्टियों को। और व्हिप 2 तरह से हो सकता है। जैसे कि यहाँ एक व्हिप जारी किया गया, उसमें ये कहा गया है कि आपको सदन में मौजूद रहना है, यानी विधानसभा में मौजूद रहना है। पहला तो ये है। दूसरा इसमें कहा गया है कि इसमें सरकार के पक्ष में जो विधेयक होंगे या सरकार के पक्ष में जो प्रस्ताव आएंगे उसको लेकर आपको मतदान करना है। तो इसके 2 पार्ट है। ये तमाम जो व्हिप जारी किए गए हैं, ये जो जितने बागी विधायक हैं इनके जो भी सोर्सेस थे, जो भी एड्रेस था अवेलेबल जो पार्टी के पास होगा मेरे ख्याल से, वहां वो भेजा गया है। इनके घरों के बाहर बाकायदा नोटिस के रूप में चिपका दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल तय है। एक टेक्निकल चीज इसी में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये कहा गया है कि व्हिप जारी किया गया है और तमाम जो एमएलएज हैं उनको मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है और ये कहा गया है कि अगर मौजूद नहीं रहेंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल, कानूनी प्रक्रिया यही है कि अगर पार्टी ने व्हिप जारी किया और आप किसी भी वजह से वहां नहीं पहुंच पाते हैं, पहले से पार्टी से परमिशन नहीं लेते हैं। केंद्र में भी ऐसा कई बार हुआ कि जब व्हिप जारी होता है तो जो सांसद होता है, जैसे अभी गौतम गंभीर, वो चूंकि वर्ल्ड कप की कमेंटेटरी करने के लिए गए हैं, पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा है लेकिन उन्होंने स्पेशल परमिशन ले ली है पार्टी से, यानी पार्टी उनकी अनुपस्थिति को लेकर या पार्टी व्हिप के उल्लंघन को लेकर कोई शिकायत नहीं करेगी। लेकिन यहां क्या होगा, जो कानूनी प्रक्रिया यही है कि जब वो विधानसभा में नहीं आएंगे तो पार्टी आधिकारिक रूप से स्पीकर से शिकायत करेगी कि पार्टी व्हिप का ये विधायक जो है ये उल्लंघन कर रहे हैं, इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये तो कानूनी पहलू है। लेकिन यहाँ जो व्यवहारिक पहलू क्या होगा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है कि आपको कुछ नहीं करना। हो सकता है कि स्पीकर के पास जब शिकायत पहुंचे तो स्पीकर फैसला ले ले। स्पीकर ने जैसे आज कोर्ट में कहा कि आप मेरे फैसले के बाद विचार करेंगे कि मैंने सही किया या गलत किया, मुझे आप नहीं रोकेंगे। तो पता नहीं सुप्रीम कोर्ट का जो आज का आदेश है क्या वो स्पीकर मानेंगे या नहीं मानेंगे, या हो सकता है कि स्पीकर पहले ही फैसला कर ले। लेकिन एक बड़ी बात जो बार बार मैं कह रहा हूं कि मौजूद रहने को लेकर क्यों कहा गया व्हिप में, देखिए मौजूद रहने को इसलिए कहा गया है क्योंकि वोटिंग की अगर नौबत आएगी, मान लीजिए फाइनेंस बिल आता है या मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव आता है, वोटिंग में अगर नंबर अपोजिशन के पास चला जाता है तो सरकार गिर जाएगी। उसके बाद आप उनको अयोग्य ठहराते रहिए, उसके बाद आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते रहिए, इससे सरकार बचने वाली नहीं है। इसलिए जानबूझकर इस तरह का व्हिप जारी किया गया है कि आपको विधानसभा में मौजूद रहना है। ये बड़ी बात है। चड्डा जी, मैं दत्ता साहब ने जैसा कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या आप हमारी चीज को चैलेंज कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या हुआ था वहां पे, जब जो इनके वकील हैं स्पीकर के, उन्होंने कहा कि देखिए कि रेजिग्नेशन की मुख्य वजह डिस्क्वालिफिकेशन से बचना है, ये उन्होंने कहा। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक चुटकी लेते हुए कहा था और ये कहा था कि क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारी कोई वक़्त ही नहीं है, हमारी कोई जुरिस्डिक्शन में एक्सरसाइज नहीं कर सकता हूं क्या? तो उन्होंने कहा था यस माय लॉर्डशिप, आप पूरा जुरिस्डिक्शन इशू उस पे लगा सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक तो ये बात। दूसरी बात जो कही कि व्हिप के विषय में है, व्हिप 2 चीजों के लिए की गई है। पहली कि आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है, चाहे आप देश के किसी कोने में हों, बल्कि विदेश में भी हों, अगर व्हिप है तो आपको उसको व्हिप को फॉलो करना पड़ेगा, ये रिक्वायरमेंट है। दूसरी व्हिप का जो डायरेक्शन है कि आपको अगर वहां प्रेजेंट है तो किसके फेवर में वोट करना है। लेकिन हमारे सामने सवाल है कि वो महाराष्ट्र में है, वो प्रेजेंट नहीं होंगे। अब अगर वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको स्पीकर को पूरे अख्तियारात हैं, उनको डिस्क्वालीफाई कर देगा वो। और डिस्क्वालीफाई करने के बाद अगर उसको निर्णय को, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको ना पेश नहीं करेगा, बल्कि व्हाट ही कैन डू इज वो उसको एक बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे। तीसरा चीज ये है, इससे एडवांटेज की पोजीशन पे अगर देखा जाएगा तो स्पीकर एडवांटेज की पोजीशन पे आ जाएंगे, ना कि जो एमएलएज हैं वो उनकी पोजीशन वीक हो जाएगी। ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये नावाजिब है
उन्होंने रीजनेबल कंस्ट्रेंट यूज करते हुए निर्णय लेना चाहिए। जमहूरियत के अंदर जब एक नुमाइंदा रिजाइन करना चाहता है तो उसे रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था उन्होंने। अगर उन्होंने ये इंसिस्ट किया कि मेरे सामने वो रेजिग्नेशन दे, वो बात भी ठीक है, वो जाके उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। उसके बाद में अगर कहे कि एक फॉर्मेट में थे, उस बात को भी हम मानते कि एक फॉर्मेट में थे, लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, फॉर्मेट कर दिया, टीवी चैनल के सामने कह दिया कि हमको रिजाइन करना चाहते हैं। फिर वो कहे कि नहीं आप वहीं पे रहेंगे, विप आएगा, आपको विप के अंदर हम डिस्क्वालीफाई करेंगे, उसके अंदर डिस्क्वालीफाई होने के कारण आपको तकलीफ हो और कर्नाटका की जनता को कोई गवर्नेंस नहीं मिले, ये बात गलत होगी मेरे ख्याल से। देखिए इसका जवाब और जनतंत्र इसका बहुत पुख्ता जवाब है मेरे पास। राजीव गांधी ने ये डिस्क्वालिफिकेशन का कानून बनाया है। लॉ ऑफ द लैंड वही है। आप चाहे जो मर्जी कहते रहें कि वो सही वहां पे गवर्नेंस नहीं हो रही, अगर मैं दूसरे पक्ष का पक्ष मैं नहीं रख सकता हूं, दूसरे पक्ष को मैंने ये कहते हुए सुना है कि बिल्कुल सही गवर्नेंस हो रही है, बिल्कुल सही गवर्नेंस हो रही है, बल्कि जो सत्ता पक्ष है वो इंटरफेयर कर रहा है, वो पैसे खर्च के पैसे, ये एक देखिए फैक्चुअल पोजीशन है। कैमरा के सामने रोते और कहते कि मुझे सिद्धरामैया जी कांग्रेस काम नहीं करने देते। आप ये कह रहे हैं, हमने नहीं, बीजेपी का एक प्रवक्ता कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस वाले, अगर मैंने 20 दफा, आज वो है नहीं, उनकी बैक पे मेरे को ये एक्चुअली एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कर्नाटक ने, नहीं बुशरा जी, कर्नाटक दूसरे पक्षों को भी सुनने का, कर्नाटक ने मुख्यमंत्रियों को पहले भी रोते हुए देखा है। आप कुमार स्वामी की बात कर रहे हैं, मैंने अपने पत्रकारिता के कैरियर में येदियुरप्पा साहब को भी रोते हुए देखा था जब मुख्यमंत्री थे। तो रोने से कांग्रेस नहीं, येदियुरप्पा साहब रोए थे कि उन्होंने कहा था कि मुझे अपनी पार्टी के अंदर मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, ये कहते हुए रोए थे। जनता की पीड़ा नहीं थी, पार्टी के अंदर जो बगावत हो रही थी, जो रेड्डी ब्रदर उनको परेशान कर रहे थे, दिल्ली में बैठे हुए पार्टी के आला नेता उनको परेशान कर रहे थे। तो एक मुख्यमंत्री बीजेपी का था जो अपनी ही पार्टी के नेताओं की वजह से, सवाल यहाँ पे ये है कि अगर जारी होता है, जारी हुआ है, और उसके बाद अगर ये तमाम एमएलए अगर मौजूद भी नहीं होते हैं और उसके चलते डिस्क्वालीफाई अगर हो जाते हैं, फिर भी सरकार गिर जाएगी। इसलिए गिर जाएगी क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं होगा। क्यों संतोष जी, क्या ये नहीं लगता कि वाकई में वो इतने परेशान, इतने बिल्कुल आहत आ गए थे और लग रहा था उनसे अब कुछ नहीं हो पा रहा, कांग्रेस उन्हें काम नहीं करने दे रही है, तो अब तो उनके पास बहुत अच्छा मौका था, उनके पास तमाम रीजंस थे, उन्हें वैसे भी लग रहा है कि शायद कुछ ही दिन की मेहमान है ये सरकार, तो बाइज्जत वो चले जाए। बुशरा जी, पद कौन छोड़ना चाहता है? मुख्यमंत्री का पद ना येदियुरप्पा साहब छोड़ना चाहते थे जब रेड्डी ब्रदर और केंद्र में बैठे हुए बीजेपी के नेता उनको परेशान कर रहे थे, और ना आज कुमार स्वामी छोड़ना चाहते, भले कांग्रेस के नेता उनको परेशान कर रहे हो। और जहां तक विधानसभा के स्पीकर और राज्यपाल की बात है, देखिए कोई भी पार्टी ये खड़े होके नहीं कह सकती साफ सुथरे अंदाज में कि हम इन दोनों संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं करते हैं। इस देश ने वो दौर भी देखा है जब रमेश भंडारी राज्यपाल हुआ करते थे, बिना किसी नंबर के, बिना किसी झटके के कल्याण सिंह को हटा देते, जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बना देते हैं, हालांकि वो 24 घंटे के मुख्यमंत्री थे। इस देश ने वो दौर भी देखा है कि हरियाणा के राजभवन में बागी विधायकों की परेड होती है, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री बैठा होता है और एक एक विधायक राजभवन में जाता है और राज्यपाल को अपनी बात कहने की बजाय मुख्यमंत्री डरा धमका के उनको अपने साथ ले लेता है, कांग्रेस की सरकार बच जाती है। इस देश ने वो भी दौर देखा है कि पूरी की पूरी पार्टी दूसरी तरफ चली जाती है, और वो दौर हो, आज का दौर हो, स्पीकर जैसी व्यवस्था भले ही संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हो, राज्यपाल जैसी व्यवस्था संविधान ने भले ही उनको राज्य का संवैधानिक प्रमुख बनाया हो, लेकिन कोई भी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमने इनका दुरुपयोग नहीं किया है। ये एक राजनीतिक सच्चाई है, बुरी जरूर लगती है लोगों को, लेकिन ये राजनीतिक सच्चाई है। और कर्नाटक में इस तरह का आयाराम गयाराम की राजनीति पिछले 2-3 दशकों से एक तरह से होती आ रही है। ये बदकिस्मती है कर्नाटका की कि वहां पर एक स्टेबल हुकूमत जो है वो बहुत दिन कर्नाटका ने देखी नहीं है। विनीत जी, कोशिश तो आपने ही पूरी की थी, फ्लोर टेस्ट आप हार गए थे, और अभी येदियुरप्पा को सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद आपके पास They decided, let us have together, we will stay for 2 days and we'll come in the morning, Monday, 10:30 in Vidhan Sabha. Are you confident that Kumar Swamy will lose this trust vote? No, I don't want to comment anything now. Okay. तो ये साफ हो गया है कि वोटिंग जो है वो आज नहीं हो रही है, जिस तरह से संतोष जी भी अभी कह रहे थे कि वोटिंग ना कराई जाए, तो मंडे को अब इस पर वोटिंग होगी और जो व्हिप जारी किया गया देखना होगा, ये होगा कि क्या वाकई में मंडे को पीर के रोज क्या वाकई में तमाम एमएलए जो बाकी एमएलए है खासतौर पर क्या वो आते हैं असेंबली में या फिर नहीं। विनीत जी, मेरा सवाल आपसे चाहूंगा, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं शायद ये बात ये हो रही है कि हो सकता है कि मंडे को विश्वास प्रस्ताव यानी फाइनेंस बिल ना आए, विश्वास प्रस्ताव आए, तो ये एक
बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है कि विश्वास प्रस्ताव आए, ये विधायक पहुंचे या ना पहुंचे तो क्या करे। तो ये बड़ा दिलचस्प जो राजनीतिक ड्रामा है एक तरह से हमें सोमवार को कर्नाटक की विधानसभा में देखने को बिल्कुल एक बॉलीवुड की एक फिल्म की तरह नजर आ रहा है। हर दिन जो है, हर मिनट जो है, हर घंटे जो है, शॉट के साथ हाँ, चीजें जो है बदलती हुई नजर आ रही हैं। और विनीत जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही थी कि कोशिश तो आपकी तरफ से भी पूरी की गई थी, आप फ्लोर टेस्ट हार गए और आपके पास नंबर भी नहीं थे, फिर भी येदियुरप्पा पूरे रिजिड नजर आए और जब वो फ्लोर टेस्ट हार गए तो जाहिर सी बात है उन्हें रिजाइन करना पड़ा, वॉकआउट वहां से करना पड़ा। तो ऐसा नहीं है, कोशिशें तो तमाम हुकूमतें करती हैं अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए चाहिए, और वहाँ के जो वजीर है उन्होंने वो कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन जब हम जो टीवी पे देख रहे हैं इस समय पे, वहाँ के विधायक जितने भी है, नुमाइंदा जो चुन के आए, वो सभी के सभी रिजाइन करना चाहते हैं। तो इसके अंदर वहाँ के जो खातिम है, जो स्पीकर वहाँ के, उनका जो रोल है वो डाइस लगता है, और वो डाइस रोल जो है वो जनतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, चाहे वो चड्डा जी, फिर उसके बाद दत्ता जी, एक मिनट में दत्ता साहब, देखिए, अगर हम डायसी रोल की बात करने लगे तो सीरीज ऑफ इनके पॉलिटिकल लीडर्स की, विनीत जी के, सबका रोल डायसी है A to Z। कौन ये नहीं जानता कि पैसों की खरीदारी से एमएलएस खरीदे जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग यहां पे दिख नहीं रही है क्या? सडनली ये सब हो रहा है, ये कौन नहीं जानता? इसको जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल जवाब दीजिए। आपको स्पीकर का रोल इम्पोर्टेंट लग रहा है, कांग्रेस भी लगा रही है, यहाँ पर चड्डा जी भी आप बिल्कुल शांति से, आपको लग रहा है कि ये नहीं है, आप कह दीजिए नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत कह रहे हैं जी। चलिए, सबसे ज्यादा डाइसी अगर है, सबसे ज्यादा डाइसी तो कांग्रेस के वो परिवार है जिसके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप है, और उस परिवार से ज्यादा डाइसी इस देश के पॉलिटिक्स में दूसरा कोई नहीं है। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आती है कि व्हीप जारी हुआ है, कांग्रेस के बागी विधायक जितने हैं उनके ऊपर लागू होगा, जनता दल सेकुलर के बागी विधायक जो है उनके ऊपर लागू होगा। ये जो दो इंडिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट के ऊपर तो व्हीप लागू नहीं होगा ना। ये दो इंडिपेंडेंट अपने स्वेच्छा से वोट देंगे। इन लोगों ने बाकायदा गवर्नर साहब को लिख के दे दिया, साहिबा को लिख के दे दिया है कि हम लोग भाजपा के सरकार को समर्थन देंगे अगर बीजेपी की सरकार अगर बनती है। लेकिन ये देखिए, बिना लालच के तो, अच्छा आप ये सुनिए मेरी बात, बिना लालच के तो ये दो जो आपके एमएलएज है वो भी नहीं आ रहे होंगे। ऐसा लगता है कि पहले मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। लालच है या फिर सैद्धांतिक लालच है या फिर सैद्धांतिक रूप से आए हैं वो दूसरा विषय है। बेंगलुरु म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जिस तरह से उस इंडिपेंडेंट विधायक के ऊपर निगरानी किया गया था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की कोशिश किया गया था सीतारामैया के माध्यम से, वो बहुत बड़ा कारण है इस पूरे चीज के, इस पूरे अच्छा, आप उस पर क्या बोलेंगे? नहीं दत्ता जी, आप उस पर क्या बोलेंगे कि जब येदियुरप्पा के जो पीए हैं वो बाकायदा तौर पर प्लेन में लेकर जा रहे हैं जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे फिर? नहीं तो उसके लिए प्रमाण होना चाहिए ना कि पैसा देके, लालच देके लेके जा रहे हैं। कोई किसी के साथ भ्रमण पे जा ही सकते हैं, उसमें तो जब तक आपके पास पुख्ता सबूत ना हो आप इस तरह का आरोप तो लगा नहीं सकते। मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय पे मैं आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 114 जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है मौजूदा सरकार की, ये दो इंडिपेंडेंट विधायक, ये लोग अगर विरोध में अगर वोट करते हैं, जो नेचुरल है कि विरोध में वोट करेंगे मंडे को, तब भी तो सरकार गिरती है ना, तब भी गिर जाती है क्योंकि 113 मैजिक फिगर है, 113 मैजिक फिगर है। ये दोनों अगर विरोध में अगर वोट करते हैं तो 113 के जगह पे 112 रहेगा रूलिंग डिस्पेंशन के लिए, और उस तरफ रहेगा बाकी नंबर। तो कहीं वहां पे व्हीप बाकी जो 14 है वो लोग कांग्रेस के फेवर में और जेडीएस के फेवर में भी वोट डाल दे। ये दोनों इंडिपेंडेंट अगर विरोध में वोट करते हैं, ठीक है, ये टेक्निकलिटीज है, ये पता चलेगा, ये तो अब ये पता चलेगा जब दरअसल वोटिंग की जाएगी और जिस तरह से फ्लोर टेस्ट उन्हें पास करना है, विश्वास जो उन्हें हासिल करना है, क्या वाकई में वो कर पाते हैं या नहीं, तब पता चलेगा। टेक्निकली अगर देखा जाए, वाकई में अगर ये 116 एमएलए को हम हटा देते हैं तो बीजेपी के पास वो नंबर है, वो
तो 2 अगर जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं अगर उनके साथ आ जाते हैं तो 107 उनके पास आ जाएंगे और ऐसे में जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली जो है वो हुकूमत गिर जाएगी। लेकिन ये तमाम टेक्निकलिटीज तब पता चलेंगी जब वाकई में फ्लोर टेस्ट होता है। संतोष जी, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या वाकई में राहुल गांधी या फिर जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स हैं, क्या वाकई में उन्होंने ये तमाम चीजें जो लोकल लीडरशिप है कर्नाटका की, क्या वाकई में उसके ऊपर छोड़ दी? क्योंकि पहले भी हमने देखा था, पंजाब का एग्जाम्पल है, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, राहुल गांधी ने बार बार सामने आकर ये कहा कि जो लोकल लीडरशिप है हम उसको बहुत अहमियत देते हैं, और अमरिंदर सिंह का तो बाकायदा तौर पर एग्जाम्पल भी मौजूद है। क्या यहां पर भी वो फिट होता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, शुरुआत बुशरा जी मैं अमरिंदर सिंह के एग्जांपल से करूंगा जो आपने दिया। ऐसा लगता है कि इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। देखिए, पंजाब एक स्ट्रांग मुख्यमंत्री, लेकिन पीछे आपने किसको लगा दिया? नवजोत सिंह सिद्धू को। वो अपना पदभार, नया जो मंत्रालय दिया गया वो पदभार नहीं ले रहे, मुख्यमंत्री के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट की लड़ाई जारी है, केंद्र की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ की लड़ाई जारी है, केंद्र की तरफ से कुछ नहीं हो रहा। कर्नाटक में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया, लेकिन केंद्र की तरफ से, बड़े नेताओं की तरफ से उसमें इंटरवीन करने की कोशिश की जाए, ऐसी कोई कोशिश नजर नहीं आ रही। इस कर्नाटका के क्राइसिस के पीछे भी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो, सिद्धारमैया साहब हो, या कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी साहब हो, इन तीनों के बीच में जो खटपट है उसको एक बड़ी वजह माना जा रहा है। महाराष्ट्र में देखिए कि कितनी बड़ी बात थी कि कर्नाटक का एक बड़ा नेता आपकी सरकार को बचाने के लिए महाराष्ट्र जा रहा है, मुंबई के होटल के बाहर लड़ रहा है, और जब मीडिया ने खबरें दिखानी शुरू की तब मिलिंद देवड़ा साहब को समय मिला, वहां गए और कुछ घंटे उनके साथ खड़े रहे। महाराष्ट्र का कोई बड़ा नेता उनके साथ नहीं खड़ा था। मुंबई में मिलिंद देवरा और संजय निरुपम की लड़ाई जारी है। तो यहां बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी ने एक तरह से अपने हाल पे छोड़ दिया है कि मैं तो चला, मैंने इस्तीफा दे दिया, अब आप जो करना है करिए। एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए नजर आते हैं, संसद में गांधी प्रतिमा के पास जाते हैं और वहां पे धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं कि बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। लेकिन जो जमीन पर काम करना चाहिए, जो बड़े नेताओं को लगाना चाहिए, आप देखिए कितनी एक तरह से दुखदाई स्थिति कांग्रेस के लिए है कि गोवा में आपका विपक्ष का नेता आपके 2/3 विधायकों को लेकर चला जाता है, आपकी तरफ से कोई कोशिश नहीं की जाती। विपक्ष का नेता अपने आप में एक बड़ी बात हुआ करता है कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ जुड़ने का, और विपक्ष का नेता जो है वो 2/3 विधायकों को साथ लेके छोड़ के चला जाता है। वहां भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था। महाराष्ट्र में भी जो विपक्ष का नेता है वो पार्टी छोड़ के चला जाता है। तो ये एक अजीब सी स्थिति कांग्रेस की हो गई है, और राहुल गांधी के रवैये से निश्चित तौर पर तो बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को शायद खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, और अभी फिलहाल बीजेपी के पाले में खुद ही तमाम चीजें ऐसे आकर पड़ रही हैं कि उन्हें खुद कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन विनीत जी, क्या आपको ये नहीं लगता, अगर आप सियासत से अगर ऊपर उठकर देखें कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक मजबूत अपोजिशन कितना जरूरी है, अगर आपको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाएगा, चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर तो एक तरह की डिक्टेटरशिप ही नजर आएगी। नहीं मोहतरमा, आपने बहुत अच्छी बात कही। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम जी जो अपना चैनल है, इसके सामने एक दूसरा चैनल जो है उसको जाके अब जी चैनल जो उसको फंड करेगा, आपके रिपोर्टर्स उनको न्यूज देंगे, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेशन वाले यहाँ के गेस्ट वहां लेके जाके कहेंगे कि भाई एक कंपटीशन होना चाहिए 2 चैनल में, तो जी उनको क्या हेल्प करेगा? जी चाहेगा कि अपने ऑडियंस हमारे पास है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना भारतीय जनता पार्टी का काम करेगी, कांग्रेस अपना काम करना चाहिए। अगर उनके सदर जो है निकम्मे है, नाकाम है, तो उसके लिए हम क्यों दोषी पाए जाए? क्या हम उनको बनाएंगे? तो आप अगर अपना कॉम्पिटिटर चैनल खड़ा करने की कोशिश करेंगे तभी कोई पार्टी जो है कॉम्पिटिटर पार्टी को खड़ा करेगा। जमहूरियत के अंदर हर एक आदमी को काम करने की छूट है, उन्होंने काम करना चाहिए। वो अगर काम नहीं कर पा रहे तो उनका अंदरूनी मामला है, हम क्या करें उसके अंदर? अगर उनके लोग रिजाइन कर रहे हैं तो उन्होंने आना चाहिए था। सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी और जितने भी जी है वो कहाँ है? वो आए बाहर। अगर उनकी बात शीला दीक्षित सुनती नहीं तो मैं क्या करूं? अगर उनकी बात अगर वहां पे वीके पाटिल महाराष्ट्र में नहीं सुनते तो मैं क्या कर सकता हूँ? सचिन पायलट अगर सभी को एसएमएस करके बताते हैं कि गहलोत कैसे बुरे हैं, तो उसमें मेरी गलती है क्या? अगर सिंधिया कैंप के पास से वहां के चीफ मुख्यमंत्री जो है, वहां के जो वजीर है, उनके बारे में चीजें बाहर प्रेस को मिलती है, तो उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल है? ओके, that's what I'm saying, 10 जनपद जो है उसके 10 टुकड़े हो चुके हैं, हमारा क्या रोल है उसमें? जी ठीक है। तो जिस तरह से आप अपने सामने कॉम्पिटिटर चैनल नहीं खड़ा करेंगे अपने पैसे से, अपनी मेहनत से, हम क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात है सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं आ रही हूं आपके पास दत्ता जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे विनीत जी ने बिल्कुल सही कही कि ये जो असफल कांग्रेस है उसका कारण है। लेकिन मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है इस तरीके से कर्नाटक में, गोवा में आना। लेकिन
बहुत खुशी भी है, आप व्यक्त ना करें चाहे। देखिए, मैं घर टूटते समय किसी का कुनबा टूटने से हमको कोई खुशी नहीं होती है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूं। तो उसका मैं एक लाइन से इसका अपनी बात को व्यक्त करना चाहूंगा कि जो कर्नाटक में, गोवा में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही अच्छी विजय की बात है और बहुत ही अच्छा उन्होंने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन निश्चित तौर पे इन तमाम चीजों का, जितने भी एपिसोड्स हो रहे हैं, इन तमाम चीजों का इफेक्ट मेरे देश के लिए, मेरी भारत की डेमोक्रेसी के लिए मेरे को नहीं लगता अच्छा नहीं है। कर्नाटका के अंदर देखिए, इनको ऐसा लग रहा है, मैं अपनी बात करूं, आप जितनी भी जोर से कह दें, मेरा मानना ऐसा है कि ये भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत के जो सिस्टम है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए ये अच्छा नहीं है। वी आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक। ये मेरा मानना है। कांग्रेस के आला मैं समझता हूं कि एक मजबूत विपक्ष होना आवश्यक होता है किसी भी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के लिए और भारत जैसे देश के लिए। पर मजबूत विपक्ष अगर नहीं है तो उसके जिम्मेदार भाजपा नहीं है, उसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी आज के डेट में अगर तितर बितर गई है, उसके जिम्मेदार सीधा सीधा 10 जनपद है। 10 जनपद को समझने की आवश्यकता है और उस हिसाब से रिवाइव करने की जरूरत है। आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए, सोनिया जी जब अध्यक्षा बनी कांग्रेस की, उससे पहले प्रक्रिया क्या होता था कांग्रेस में कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जितने सारे मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड होके आते थे। सोनिया जी अध्यक्षा बनने के बाद तुरंत उस चीज को खत्म कर दी। सारे जितने हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं और नॉमिनेटेड मेंबर्स उन्हीं के आसपास के जितने सारे चाटुकार जितने सारे हैं वही वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं। अब राहुल गांधी जब त्याग पत्र दिए, उनका कहीं ना कहीं पे नैतिक जिम्मेदारी थी कि त्याग पत्र देने से पहले एक ऑल्टरनेटिव अध्यक्ष का चुनाव का प्रक्रिया शुरू करें। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी, जिसको मैं हमेशा कांग्रेस वाई नॉट कमेटी कहता हूं, उसको क्यों नहीं, उसकी बैठक क्यों नहीं बुलाए थे राहुल गांधी त्याग पत्र देने से पहले, ताकि दूसरा अध्यक्ष का चुनाव तो हो जाता ना। आज अगर कांग्रेस के अंदर इस तरह की चीजें हैं, ये जो लगातार ये भाषणबाजी चल रहा है कांग्रेस में कि मोदी जी इसके ये भी तो पीछे देखना है, चाहिए, लेकिन देखिए ये भी तो देखना चाहिए। विनीत जी, एक मिनट, मेरे पास वक्त की कमी है दत्ता जी। विनीत जी, मैं आपसे एक सवाल, फिर आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन आप ये भी तो देखना चाहिए, लगातार आपने ये कहा गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। अगर सबसे ज्यादा पूरे इलेक्शन कैंपेन में किसी को सबसे ज्यादा कोसा गया तो वो गांधी परिवार था। राहुल गांधी ने इलेक्शन के जो जिम्मेदारी थी उसकी ली और उन्होंने कहा कि अब कोई गांधी परिवार से नहीं होगा सदर, तो क्या इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, अगर मेरा इतिहास गलत होगा तो मुझे सुधार देना आप जी। लेकिन कांग्रेस जो है 1883 में बनी थी और आज 140 साल की पार्टी है, उसमें 19 साल तक सोनिया गांधी जी सदर रही। ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सदर रही। ओके। इतना इंदिरा जी भी नहीं रही थी शायद, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूं तो नेहरू जी भी नहीं रहते सदर। तो वो वहां की प्रेसिडेंट 19 ईयर सदर रही थी। क्या उनकी नैतिक जवाबदारी नहीं कि उनका बेटा अगर विफल होता तो कहे कि मैं इंटरिम चीफ बन के आऊंगी, सब कुछ ठीक करूंगी? मेरा ख्याल है उनका काम नहीं है। अगर आप ये भी तो देखें, आप ये भी तो देखें, जिस गांधी परिवार को सबसे ज्यादा कटघरे में खड़ा किया, उस गांधी परिवार के ही जो एक कह सकते हैं कि एक तरह से दारोमदार जिनके कंधे पे था, उन्होंने कह दिया कि भाई अब मैंने छोड़ दिया, अब आप किसी और को सदर बनाइए, पूरे अपने त्याग पत्र देते थे ना 40 दिन तक, ये नौटंकी करने की क्या आवश्यकता है? वो तो आपके ऊपर है, वो तो आपके ऊपर है ना। आप इंक्वायरी बिठाइए, राहुल गांधी ने कुछ कहा था, आप इंक्वायरी बिठाइए, भेजिए उनको जेल के पीछे, भेजिए उनको जेल के पीछे। कोई जाकर रेजिग्नेशन देता नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखना ये होगा कि मंडे को क्या होता है, क्या वाकई में ये प्रस्ताव जीता जाता है कांग्रेस जेडीएस की तरफ से, जिसकी उम्मीद बेहद कम है। और देखना ये भी बेहद दिलचस्प होगा कि मंगल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।